नमस्कार, आपणु उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। खबरों की शुरुआत करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद देश का नाम इंडिया हटाने और भारत रखने पर छिड़ी बहस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बचपन से ही वे भारत माता की जय का नारा सुनते आ रहे हैं। इंडिया शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो विपक्ष के कई नेता सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां करते हैं। सीएम धामी ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े जितने भी नेता हैं वह लगातार सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां करते हैं। कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है तो कहीं एमके स्टालिन का बयान आता है, जिस पर कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से कोई भी खंडन नहीं आता है। लोग बचपन से ही भारत माता की जय कहते हुए आए हैं, हम सब यही सुनते आए हैं। और इसमें भारत शब्द से आखिर इतनी परेशानी क्या है? जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के परम वैभव की ओर देश को ले जाने का काम करते हैं, देश की जो हमारी संस्कृति है उस सब को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है या जो हिंदू धर्म है उस धर्म के लिए उनकी क्या सोच है। क्योंकि गठबंधन के अंदर रहने वाले लोग, स्टालिन का बयान आता है, खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के प्रियंक खड़गे का बयान आता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का या गठबंधन के बड़े नेताओं में से, चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। ये इस बात का परिचायक है, स्पष्ट है कि इनका सबकी मौन स्वीकृति है, जो सनातन को भी और हिंदुत्व को भी किसी भी मामले में कहीं भी जो है इनके लिए सम्मान नहीं है। धन्यवाद। वहीं विधानसभा के दूसरे दिन विपक्षी विधायकों ने सत्र की कार्यवाही को सीमित करने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र की कार्यवाही को लेकर कहा कि माननीय सदस्य जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके उत्तर दिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे अतिक्रमण के मामले को लेकर सरकार द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अतिक्रमण की आड़ में किसी भी व्यापारी या आम जनता को परेशान न किया जाए। साथ ही फॉरेस्ट में हुए अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट में कुछ ऐसे अवैध निर्माण प्रतीक स्थल खड़े कर दिए थे जहां पर किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं मिले हैं। सरकार का ये अभियान है कि अतिक्रमण को खाली कराया जाए। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए आगे कहा कि अवैध निर्माण के आड़ में किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या आम जनता को परेशान नहीं किया जाएगा। पूरा देखिए, ऐसा है कि लगातार अभी प्रश्नकाल चला है और जितने भी पक्ष विपक्ष माननीय सदस्यों ने जो भी प्रश्न वहाँ पर पूछे हैं, सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने कल भी एक सभी को निर्देशित किया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है और उसके क्रम में सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि इसकी आड़ में जो हमारे सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उत्तराखंड के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अलबत्ता ये ज़रूर हमने कहा है कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण हैं उनको खाली करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं यह भी आश्वस्त करता हूं सभी को कि इसकी आड़ में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है। उसको ठीक प्रकार से
जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे, हर प्रकार से उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद तभी उस पर जो है जब एक ठोस उसके आकलन जुड़ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब जाकर उस पर जो है कोई कार्रवाई होगी। वहीं शिक्षा निदेशालय में रोजगार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातक वेतन कर्म में चिन्हित शिक्षकों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा द्वितीय चरण में 140 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें से गढ़वाल मंडल के 72 और कुमाऊं मंडल के 86 नवनियुक्त शिक्षक थे। नियुक्ति पत्र पाने के बाद शिक्षकों में खासी खुशी नजर आई। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार नकल विरोधी अध्यादेश लाई है और हमारा संकल्प है कि प्रदेश में सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के साथ साथ परीक्षाएं पारदर्शी बनाई जाएं, ताकि देवभूमि का युवा अपनी मेहनत से अपना उज्जवल भविष्य बना सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 1 साल के अंदर जो 10 लाख नौजवान युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है, उस क्रम में उत्तराखंड की सरकार भी लगातार हमारे विभिन्न विभागों में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है और जो अध्याचन हमारे रिक्त हैं उन सभी को हम लोक सेवा आयोग को या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगातार भेज रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी सरकारी पद जहाँ भी खाली हैं उन सबको अध्याचन के रूप में निकालें, उन सबकी विज्ञप्ति जारी करें और कलेक्टर के अनुरूप निष्पक्ष रूप से सभी को सेवा का अवसर मिले, चयन होने का अवसर मिले। इसी क्रम में हम नकल का अध्यादेश भी लाए थे और आज नकल के अध्यादेश का परिणाम है कि प्रतिभागी जो एक परीक्षा में भाग ले रहे हैं, एक में पास हो रहे हैं, वो 3-3, 4-4 परीक्षाओं में लगातार उत्तीर्ण हो रहे हैं। उनके अंदर एक विश्वास जागृत हुआ है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अपनी तैयारियां अच्छे मन से करें, परिश्रम करें, लगन से करें, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा के साथ, योग्यता के साथ उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। मेरा नाम पवन जोशी, मैं पिथौरागढ़ से, गढ़वाल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। चमोली में मुझे नई नियुक्ति मिली हुई है। मैं इसे पाकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सरकार का, मुख्यमंत्री का, और मैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बच्चों को पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि किस तरीके से बहुत खुशी है। 2 सालों के बाद इतना इंतज़ार करने के बाद आज हम लोग को ये मिला है, तो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा ही खुश है। और सबसे बढ़िया बात है अपने गढ़वाल मंडल में मिला है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि इस दौरान में कहीं आप लोगों ने संघर्ष भी किया। वहीं नगर निगम में आउटसोर्स पर कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली भार्गव कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों के बाद नगर निगम ने ये कदम उठाया। नगर निगम के नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि कंपनी को हटाने के साथ ही पूरे कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों की जांच बैठा दी गई है। साथ ही आरके एसोसिएट्स कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर भार्गव कंपनी को हटा दिया गया। साथ ही अब जिस कंपनी के कार्य की जांच की जा रही है, जो भी गड़बड़ी सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। निगम में आउटसोर्स कर्मचारी का जिम्मा अब आरके एसोसिएट्स को सौंप दिया गया है। सभी आउटसोर्स कर्मियों को अब नई कंपनी में समायोजित कर दिया गया है। बता दें कि कर्मचारियों ने आरोप भी लगाए थे कि निगम के विभिन्न अनुभवों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की ओर से भी कुछ महत्वपूर्ण शिकायतें की गई थी। आरोप था कि उनके खातों में 4 महीने से पीएफ और इसी की रकम जमा नहीं हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए नगर निगम में कंपनी को नोटिस जारी कर पीएफ जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि इसके बावजूद कंपनी ने पीएफ की धनराशि जमा नहीं कराई और बहाने बनाती रही। कंपनी की ओर से निगम को जवाब दिया गया कि नगर निगम से कंपनी को 75 लाख रुपए बकाया धनराशि का भुगतान न होने की वजह से कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं कराया जा रहा है। नहीं, देखिए, नगर निगम में आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से सर्विसेज ली जाती रही हैं पूर्व में भी,
और पिछली कंपनी का अनुबंध का समय पूर्ण हो जाने के पश्चात टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से नई कंपनी का चयन हुआ है और जिन्होंने काम लिया है। और कुछ शिकायतें इसमें उनके ईपीएफ वगैरह जमा ना करने की है, जिसकी जांच चल रही है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं सत्र की कार्रवाई को ज्यादा लंबे रखने से जनता का पैसा खर्च होता है। ये बात नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लगातार सरकार पर सत्र की कार्रवाई को आवश्यक 60 दिन तक न करने को लेकर निशाने पर ले रहे थे। इन सभी सवालों का जवाब अब संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि कमेटी आवश्यकता अनुसार और आय बिजनेस के हिसाब से ही सत्र के दिन निर्धारित करती है। सत्र की कार्रवाई को ज्यादा लंबे रखने से जनता का ज्यादा पैसा खर्च होता है। वहीं इन सब के बावजूद भी कोई बिजनेस छूट जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे कार्यमंत्रणा समिति में हमने सारा विषय रखा और बहुत स्पष्ट तौर पे मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि जो हमारे पास बिजनेस है उसके मुताबिक हमने जो कार्यमंत्रणा समिति में विषय रखा उसी के अनुसार सदन की कार्रवाई संचालित है। और ये भी मैंने उस दिन आग्रह किया था, यदि उसके बावजूद कोई बिजनेस रहता है, कोई विषय रहता है, तो अध्यक्ष विधानसभा का विवेक है, यदि सदन बढ़ाने की वो अनुमति देते हैं। लेकिन मंत्री जी क्रिएट करना और बिजनेस होना में फर्क है। यदि हमारे पास बिजनेस है, निश्चित रूप से हम उसमें जो है पूरी तरह से हम तैयार हैं और सभी मुद्दे विधानसभा के पटल पे आने हैं, वो आ रहे हैं। और उसके बाद आप भी जानते हैं कि अनावश्यक रूप से सरकार का, जनता का पैसा, आप समझते हैं कि एक दिन में कितना पैसा लगता है, वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। तो फिर भी आग्रह कर रहे हैं, विपक्ष चाहता है और माननीय अध्यक्ष विधानसभा यदि अनुमति देती है, कोई ऐसी स्थिति हो तो हम सदन बढ़ाने के लिए। स्पीकर तो पिछले फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जल्द ही अपनी वेबसाइट का वर्जन 3 शुरू करने जा रहा है। इससे पहले के वेबसाइट वर्जन में ऑटो रिफंड जैसी कई दिक्कतें पार्क प्रशासन के सामने आ रही थी। वहीं वर्जन 3 के लिए पार्क प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसमें पार्क प्रशासन ने NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को वेबसाइट के कार्य से हटाकर वर्जन 3 को बनाने का कार्य खुले टेंडर प्रक्रिया के द्वारा एक प्राइवेट संस्था को दे दिया है। बता दें कि विगत कुछ महीने पूर्व कॉर्बेट की बुकिंग खुलने से पहले ही आगे के दिनों की कॉर्बेट के गैरल जोन की बुकिंग होने का मामला सामने आया था। इसके बाद भी बुकिंग को लेकर अन्य कई मामले सामने आए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुकिंग में लगातार मिल रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए पार्क प्रशासन ने NIC को कॉर्बेट की वेबसाइट से हटाने का निर्णय लिया। इस दौरान कॉर्बेट के निर्देशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कॉर्बेट की वेबसाइट को पहले NIC द्वारा संचालित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अब एक नई वेबसाइट को बनाया जा रहा है, जिसे अन्य संस्था द्वारा बनाया जाएगा। जो नई वेबसाइट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, पहले NIC द्वारा संचालित की जाती थी, अब एक नई वेबसाइट का बनाई जा रही है, जो दूसरी कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। इस पर भी कार्य चल रहा है और जल्दी ही इसको भी लॉन्च किया जाएगा। वहीं देहरादून में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लगातार सतर्कता बरती जा रही, लेकिन आलम यह है कि हर दिन डेंगू के मरीज देहरादून में बढ़ रहे हैं। नगर निगम देहरादून की अगर हम बात करें तो शहर के अधिकतर इलाके में नगर निगम का फॉगिंग अभियान की सुस्त गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नगर निगम के नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि डेंगू को लेकर हमारी तरफ से भी मॉनिटरिंग लगातार जारी है, फॉगिंग भी लगातार जारी है। शहर के सारे वार्ड में फॉगिंग मशीन के द्वारा मटेरियल दिया जाता है, जिसको बढ़ा भी दिया गया है और शहर भर में फॉगिंग अभियान भी लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त बड़ी मशीनों की अगर हम बात करें तो जो पहले 1 या 2 चलती थी, उसकी संख्या बढ़ाकर 5 और 6 मशीनें कर दी। ये मशीन ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर फॉगिंग कर रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा निगम की ओर से सघन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें एक साथ ही सारे एरिया में 8 से 10 मशीन एक साथ एकत्रित करने के बाद सघन अभियान के रूप में फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इससे अन्य तरीके डेंगू के समाधान के लिए हो सकते हैं, चाहे वह सोर्स रिडक्शन हो, उसको भी स्वास्थ्य विभाग के साथ और आशा कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लगकर किया जा रहा है। इसके अलावा चालान भी काटे जा रहे हैं और जहां पर पानी में लार्वा मिल रहा है उसे पानी को हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए लार्वा साइड का प्रयोग भी किया जा रहा है। ये लगातार हम भी डेंगू पे मॉनिटरिंग बनाए रखे हैं और फॉगिंग लगातार जारी है। प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग मशीन्स के द्वारा मटेरियल दिया जाता है, जिसको बढ़ा भी दिया गया है और फॉगिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त बड़ी मशीनें हमारे पास जो गत वर्षों में 1 या 2 मशीन चलती थी, उसकी संख्या बढ़ा के अभी हमने 5 और 6 मशीनें कर दी हैं, जो लगातार जो ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं, जहाँ ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पे फॉगिंग की कार्रवाई और डेली ऑल्टरनेट डे बेसिस पे हम लोग वहाँ पे भी करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक सघन अभियान भी चलाया है, जिसमें एक ही साथ पे एक ही एरिया में पूरे जोन में 8 से 10 मशीनें एक साथ एकत्रित करके उन पे सघन अभियान के रूप में फॉगिंग की कार्रवाई करी जा रही है। तो हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जो अन्य भी कुछ तरीके हो सकते हैं डेंगू से समाधान के, चाहे वो सोर्स रिडक्शन हो, वो भी स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन में आशा कार्यकर्ताओं के साथ लग के किया जा रहा है। चालान भी काटे जा रहे हैं और लार्विसाइडल का प्रयोग भी, जहाँ पे ऐसी जगह पे लार्वा जहाँ पे उसको पानी को हटाया नहीं जा सकता है, वहाँ पे मिलने पर लार्विसाइडल इत्यादि का भी प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़।